टूल किट फॉर नीट में आज हम लोग पढ़ेंगे C3 साइकिल के बारे में। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है और अक्सर नीट में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक, चलिए, इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है, केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है ना। कई सारे नाम है इसके, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम होते हैं इसके, जैसे इसको PCR साइकिल भी कहा जाता है ना। PCR मतलब फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल, या इसको पेंटोज रिडक्शन पाथवे भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन नीट के साथ में जो इम्पोर्टेंट नाम है वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। और इन नाम के पीछे क्या है, कुछ रीजंस है कि क्यों भाई इस साइकिल को इतने नेम से बुलाया जाता है। तो C3 साइकिल कहने के पीछे का क्या रीज़न है। इस प्रोसेस को या साइक्लिक प्रोसेस को हम C3 साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का होता है ना। 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं PGA या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज PGA। ठीक, इसलिए इसको C3 साइकिल कह रहे हैं। केल्विन साइकिल क्यों कह रहे हैं, एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर इसको क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं इसको। ठीक है, तो केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, ये बात हो गई। डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, डार्क रिएक्शन एक्चुअली में क्या है, एक मिसनोमर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मेनली 2 रिएक्शन को ब्रॉड ग्रुप में बांट दिया। एक हो गया भाई कि लाइट रिएक्शन और एक हो गया डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, और लाइट की एब्सेंस में जो रिएक्शन होती है उनको कहा गया डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट से क्या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना चाहिए वो ये कि ये जो C3 साइकिल है जिसको हम डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, ये लाइट से तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है उन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से मतलब एसिमिलिटी पावर, ATP और NADPH बनता है लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान, है ना। तो वो जो पावर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, ATP एंड NADPH। ठीक, हमने पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख रखी है इस पाथवे के बारे में। द पाथवे by which all photosynthetic eukaryotic organism ultimately assimilate CO2 into carbohydrate। मतलब ये प्रोसेस जो है जितने भी यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है सभी में चलेगा। ठीक है, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो कैम प्लांट हो, सभी में C3 साइकिल तो होनी होनी है। ठीक है, क्योंकि सबको क्या करना है, शुगर बनाना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो एम है उनका वो क्या है, इस CO2 को एसिमिलेट करके कार्बोहाइड्रेट बनानी है। और जो मेन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है वो क्या होती है, ग्लूकोज। ठीक, अब ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो आपको ऐसे 6 CO2 को एसिमिलेट करना होगा ताकि वो क्या कर सके, 1 मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके। ठीक, तो इस एसिमिलेशन के लिए क्या चाहिए हमें, एसिमिलेटरी पावर, जिसको हमने कहा ATP और NADPH। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर चलता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, चलो, अब इस प्रोसेस में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं इनको ट्रेस करने के लिए केल्विन साहब ने 2 टेक्निक का यूज किया, एक क्रोमेटोग्राफी और दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14, है ना। इनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, इस रिएक्शन में इस प्रोसेस में जो जो रिएक्शन होती है उनको डिटेक्ट किया, है ना। उन रिएक्शन को पता किसने लगाया, केल्विन साहब ने। ठीक, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, मतलब जिस पे इन्होंने स्टडी की थी, वो ग्रीन एल्गी थी, क्लोरेला और सिंडेस्मस, दोनों ही क्या है, ग्रीन एल्गी। ठीक है भाई, चलो अब बात कर लेते हैं इस केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो 3 मेजर स्टेप होते हैं, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और थर्ड इज रीजनरेशन। ठीक है, चलिए जरा साइकिल को समझते हैं। तो ये रहा पूरा एक साइकिल का आउटलाइन। ठीक है, अब ये एक्चुअल साइकिल नहीं है, लेकिन नीट के लिए जितने पॉइंट्स की हमें जरूरत है वो सारे पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन। ठीक, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ CO2, एडिशन ऑफ CO2। ठीक, तो ये एडिशन ऑफ CO2 किस में करेंगे, किसी कंपाउंड में करेंगे। तो जिस कंपाउंड में CO2 का एडिशन होता है वो कंपाउंड क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट,
है ना, या इन शॉर्ट इसको RUBP कहते हैं। इसमें CO2 आकर ऐड हो जाएगा, ठीक। या फिर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ लेता है कि C3 साइकिल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा, RUBP, ठीक। और ये RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 5 कार्बन का, ठीक। इस रिएक्शन में, इस कार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम काम कर रहा होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रुबिस्को, ठीक है। ये कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है और ऑक्सीजनेशन भी, जानते हैं हम। फिलहाल यहाँ पे क्या करा रहा है, ये कार्बोक्सिलेशन, और जिसका मतलब होता है एडिशन ऑफ CO2, ठीक है। तो इतनी बात हम समझ गए, CO2 आके ऐड होगा किससे, RUBP से, और RUBP कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो 5 कार्बन का RUBP और एक CO2 दोनों मिलके कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। फिर जो फाइनली या फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड इसमें बनेगा वो होता है क्या, PGA, है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अभी हमने बात की कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, इसीलिए साइकिल को C3 साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हमने 6 कार्बन से किया है, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। चलो, तो कार्बोक्सिलेशन के टाइम में पहला स्टेप जो हुआ वो क्या हुआ, PGA बन गया। अब इस PGA का हम कराते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ATP से आएगा। ATP ब्रेक होगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस 3PGA में ऐड होगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, 1,3 BPGA या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ फॉस्फेट तो ऐड किया है, कार्बन नंबर तो चेंज किया नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे इसके। तो अगर हम PGA और BPGA का 2 मोल ले रहे हैं, तो ATP भी हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसको हमने कहा कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा रिडक्शन, ठीक। अब रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि भाई एसिड को आप रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो यहाँ पर एसिड का रिडक्शन हो रहा है, और क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एल्डिहाइड, है ना, 3PGL, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक। तो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग पावर चाहिए, और ये रिड्यूसिंग पावर कहाँ से मिलेगी, NADPH से, ठीक। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, खुद को तो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, और जो इसने हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज किया होगा वो जाके इससे ऐड होगा, और फाइनली इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, 3PGL, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसका रिडक्शन किया है, लेकिन हमने इसके कार्बन नंबर चेंज नहीं किया, तो ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन। इसी वजह से 3PGL को क्या कहा जाता है, ट्राइयोज, है ना, 3 कार्बन का शुगर। और इसी का आइसोमर होता है DHAP, उसको भी क्या कहा जाता है, ट्राइयोज, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 मोल होंगे इसके। तो अगर 2 मोल BPGA के हैं, 2 मोल PGL के हैं, तो हमें NADPH के भी 2 मोल लेने होंगे, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल है 3PGL के, मतलब कितने कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन है। अब इस 6 कार्बन में से 5 कार्बन का तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं राइबुलोज 5 फॉस्फेट, कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। बचा 1 कार्बन, और ये जो एक कार्बन है ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। और फाइनली क्या बना देगा, ग्लूकोज, है ना। जो मेन शुगर बनती है इसमें वो कौन सी होती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन का। इसका मतलब अगर एक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है रिवर्स ग्लाइकोलिसिस में, तो वो 1/6 मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, अगर 1 मोल ग्लूकोज बनाना चाहते हैं हम, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। और ये 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के आपको क्या करने होंगे, टोटल 6 टर्न। जब ये C3 साइकिल
टोटल 6 टर्न कंप्लीट करेगी तब ये 1 मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में इस बात को पूछा गया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किस शुगर का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर होगा ग्लूकोज। किस शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज। कैसे, हम कह रहे हैं कि रिवर्स ग्लाइकोलिसिस से बन रहा है क्या, ग्लूकोज। तो सबसे लास्ट में ग्लूकोज बना, उससे जस्ट पहले क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उससे जस्ट पहले क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मिल रहे हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बना देते हैं, सुक्रोज। तो ट्रांसपोर्ट हमेशा सुक्रोज के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक, और स्टोर कैसे होगा, एक पॉलीमर के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, इसको बोलेंगे स्टार्च। ठीक, तो फॉर्मेशन ग्लूकोज का हुआ, ट्रांसपोर्ट जो हुआ वो क्या था, सुक्रोज, और जो स्टोर हुआ वो क्या है, स्टार्च। ठीक है, चलो, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हमने देख लिया। अब ये जो 5 कार्बन का जो बना है कंपाउंड, जिसको हम कह रहे हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसको कहते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन, तभी जाकर ये राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, क्या कराना है, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन का मतलब आप जानते हैं, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो वो फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये एटीपी ब्रेक होगा, किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस राइबोलोज 5 फॉस्फेट में ऐड होगा और फाइनली क्या बना देगा, RUBP। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट कंसेप्ट था इस C3 साइकिल का। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर ऑफ ATP, नंबर ऑफ NADPH पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर कंसेप्ट समझ गए इस पूरे C3 साइकिल का, तब आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा कि इस पूरे साइकिल के कितने टर्न चलते हैं, 6 टर्न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो अगर हम स्टेप वाइज कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, 2 ATP का फॉर्मेशन, और 2 ATP कंज्यूम हो रहे थे, सॉरी, है ना, और यहाँ पर 2 NADPH कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ पर 1 ATP कंज्यूम हो रहा है। और अगर हम इनका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में देखो, 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या हो गया, 12 ATP यहाँ कंज्यूम हो गए, और यहाँ पर 12 NADPH कंज्यूम हो गए। ठीक, और 6 ATP कंज्यूम होंगे रीजनरेशन में, कार्बोक्सिलेशन में 12 ATP कंज्यूम होंगे, रिडक्शन में 12 NADPH कंज्यूम होंगे, और रीजनरेशन में 6 ATP कंज्यूम होंगे। ठीक है, इसी को जरा हमने अगले स्लाइड पे लिखा हुआ है, उसको देख लो कि कितना इनपुट दे रहे हैं हम, 6 मोल ऑफ CO2 का इनपुट दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, टोटल कितने ATP, 18 ATP हमें देने पड़ रहे हैं, और क्या मिल रहा है आउटपुट में, 18 ATP, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला, वो फॉस्फोराइलेशन में यूज हो गया। ठीक, 12 NADPH कंज्यूम होते हैं। ठीक है, चलो, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमने लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि 18 ATP और 12 NADPH जो है उनकी जरूरत पड़ती है किसमें, C3 प्लांट में, टू फिक्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के फॉर्मेशन के बाद ही क्या बनता है ग्लूकोज। इसीलिए कितने टर्न की जरूरत पड़ती है, 6 टर्न ऑफ C3 साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो बहुत ही छोटी साइकिल थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल थी। तो आई होप ये C3 साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।